नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है। लेटरिंग के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइंग का विवरण तो किया ही जाता है और केवल विमाएँ भी, दोनों भी किया जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से ड्राइंग के विवरण एवं विमाएँ प्रस्तुत किया जाता है और किसी भी प्रकार के ड्राइंग बनाने के लिए उसकी संबंधित विवरण देना भी अति आवश्यक होता है। ड्राइंग में अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कार्य के उत्पादन में गुणवत्ता नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न चित्रों में से किसमें बीआईएस के अनुसार विमांकन यानी डायमेंशनड किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, जो सही किया गया है वो कौन सा है? ए है। क्या है? ए है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट के लिए विमांकन को किसी निश्चित बिंदु या रेखा के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है और ये दो विधियां द्वारा किया जाता है, एक दिशीय विमांकन और संरेखीय विमांकन के द्वारा। विमांकन यानी डायमेंशनिंग से ड्राइंग या वस्तु को विभिन्न माप को दर्शाया जाता है। विमांकन दर्शाने के लिए विभिन्न ज्यामितीय माध्यम का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एरोहेड, लाइन आदि। अगला है त्रिज्या के विमांकन में माप लिखने का सही विधि कौन सा है। त्रिज्या के विमांकन में माप लिखने का सही विधि कौन सी है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R40। क्या है? R40। त्रिज्या को दर्शाने के लिए कैपिटल R या स्मॉल r या RAD या फिर हम लोग करते हैं RAD, इस तरह संकेत का प्रयोग करते हैं। अगर व्यास दर्शाना है तो इस तरह का संकेत होगा। गोलाकार त्रिज्या है तो SR है, गोलाकार व्यास है तो S5 है, वर्ग है तो इस तरह के हम लोग क्या करते हैं? विमांकन करते हैं। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में रिफ्यूज को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सफारी को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखिए REFUGE है और ये लिखा गया है CGSFCR है। यहाँ से देखते हैं कि R को कहाँ किया गया है? यहाँ किया गया। R को यहाँ किया गया है और E को अगर इधर करते हैं तो लेकिन -2 है। क्या है? -2 है। चलिए यहाँ भी देखते हैं E को क्या किया गया है? -2 किया गया है। F की अगर बात करते हैं तो यहाँ किया गया है। U को जो किया गया है, U यहाँ पर S किया गया है, ये -2 है और G को रखा गया है। यानी यहाँ पर वॉवेल को जो क्या किया गया है? वॉवेल को -2 किया गया है। वॉवेल को जो है -2 किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सफारी, SAFARI, सफारी। सफारी के S को तो है क्या करना है? हूबहू यहाँ पर रख देना है। I को -2 करना है। क्या है? I को -2 करेंगे तो क्या होगा? G होगा। क्या है? -2 करेंगे तो G होगा। A को भी अगर -2 करेंगे तो Y होगा, इधर जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी A को अगर हम -2 करेंगे तो क्या होगा? A को तो Y हो जाएगा। F को हम यहाँ पर रख देंगे और R को भी यहाँ कर देंगे तो GRYFYS हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को इस तरह लिखा जाता है, सर्किल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डेंजर को कैसे लिखा जाता है। तो ये सबसे पहले नेचर को जो लिखा गया है वो देखते हैं ये कैसा लिखा गया है। MASUQE है। यहाँ से N से M गया है, -1 है। A को डायरेक्ट यहीं लिखा गया है। T को जो है -1 किया गया है। U को डायरेक्ट लिखा गया है। R को जो है वो -1 किया गया है। E को डायरेक्ट लिखा गया है। चलिए एक एक छोड़कर यहाँ पर जो है माइनस किया गया है और सेम लिखा गया, -1 किया गया है, सेम लिखा गया। अगर हम देखते हैं सर्किल की बात करते हैं, CIRCLE, यहाँ से ये भी पता चलता है कि वोवेल को नहीं किया गया है, कॉन्सोनेंट को सिर्फ -1 किया गया है। लेकिन चलिए सर्किल से पता चल जाएगा। यहाँ पर C से -1 करेंगे तो B होगा। I को डायरेक्ट लिखा गया, R को -1 किए हैं तो Q है। C को डायरेक्ट लिखा गया, यहाँ C जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी एक एक छोड़कर किया गया है। चलिए अब डेंजर को निकाल लेते हैं। डेंजर DANGER, डेंजर। डेंजर का क्या हो जाएगा? तो D से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा C। A को डायरेक्ट लिखना है, N को -1 करना है तो M होगा। G को डायरेक्ट लिखना है और E को -1 करेंगे तो D होगा। R को डायरेक्ट लिखना है तो हमारा हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा
सी, क्या आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, CAMGDR। आंसर कौन सा होगा? डी होगा। चलिए, 8 शिक्षक कमल, अभि, गोपाल, हेमलता, रचित, पलक, काजल और लूना एक वृत्ताकार मेज के चारों की ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 8 लोग। तो सबसे पहले 8 लोग यहाँ पर बैठने के जगह बना लेते हैं। ये 4 लोग, 4 2 6 और ये 2 8 लोग बैठे हुए हैं। कहाँ? केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये लाइन को ध्यान दीजिएगा। अभी हेमलता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि अभी यहाँ पर बैठा हुआ है तो हेमलता जो होगा यहाँ पे होगा। क्या है? हेमलता यहाँ पे होगा, दूसरे स्थान पे बैठा है। पलक हेमलता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी हुई है। हेमलता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठी हुई है? पलक। क्या है? पलक बैठी हुई है। गोपाल कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। गोपाल जो है कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। चलिए, यहाँ पर तो नहीं पता है कि कहाँ बैठा हुआ है, ना तो यहाँ पर गोपाल बैठा है ना तो कमल है। आगे लाइन देखते हैं। पलक जो है कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। पलक जो है कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है? कमल। क्या है? कमल जो हो जाएंगे। अब यहाँ से निकल जाएगा गोपाल कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा गोपाल। क्या है? गोपाल हो जाएगा। उसके बाद है काजल रचित के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। तो काजल कहाँ पर हो जाएंगे? रचित के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो ये 2 ही 3 स्थान है, तो रचित अगर यहाँ पर बैठेंगे तो काजल हो जाएगा। यानी यहाँ पर रचित कर दीजिए और यहाँ पे जो हो जाएगा काजल। क्या है? क्योंकि यही एक जगह खाली है तब बैठे। हेमलता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? हेमलता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है? तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा है? अभी हो जाएगा। क्या है? अभी। हेमलता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अंदर अगर मुंह रहता तो इधर बाईं ओर जाता है, लेकिन बाहर है तो ये इधर होगा, तो ये हो जाएगा अभी। आंसर हमारा जो हो जाएगा छठा के ए हो जाएगा। चलिए, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? चलिए, प्रश्न के अनुसार अगर इसे बदलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 96 गुना 3 माइनस 285 भाग जो हो जाएगा 5 और प्लस जो हो जाएगा 11। क्या है? 11 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 गुना 3 माइनस 57 प्लस 11 हो जाएगा। क्या है? 11 हो जाएगा, यानी 288। 96 गुना 3 कितना? 288 माइनस 57 प्लस 11, 299 माइनस 57 बराबर कितना है? 242। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला में जो है वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ देखना है 8 से 16 है, तो 8 गुना 2 16 तो हो जाता है, लेकिन 16 से क्या है ये नहीं पता है। अगर मान लिया कि 38 से 41 देखते हैं तो +3 किया गया, 41 गुना 2 किया गया है, यानी +3 है, गुना 2 है, उसके बाद +3 का आ रहा है, यानी +3 कर देंगे तो 16 + 3 कितना हो जाएगा? 19 होगा। 19 गुना 2 देखिए 38 आ जा रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 2 समान पदार्थ एवं समान चमक वाली 2 बॉल ए तथा बी है। ए बॉल का व्यास बी से दुगुना है। यदि ए तथा बी दोनों को समान ताप तक गर्म किया जाता है तो विकिरण द्वारा ठंडा होने दे तो क्या होगा? यानी ए का जो है व्यास ज्यादा है, किससे? बी से ज्यादा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फार्मूला जो है, शीतलन की दर जो है, शीतलन की दर प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बॉल का व्यास। क्या है? बॉल का व्यास, या प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो इससे पता चल जाता है कि आंसर जो हमारा ए के शीतलन की दर बी की शीतलन की दर से आधी होगा, यानी बी जो है वो जल्दी ठंडा होगा। क्या है? बी जो है वो जल्दी ठंडा होगा, ए लेट से होगा, क्योंकि इसका जो है दुगना है। चलिए, नेक्स्ट है, एक ट्रांसफर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलों में घुमावों की संख्या जो है वो 1:20 के अनुपात में है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा का अनुपात क्या होगा? तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत क्या है? I प्राइमरी बाई I सेकेंडरी बराबर टर्न सेकेंडरी बाई टर्न जो है वो क्या है? प्राइमरी। क्या है? टर्न जो है वो प्राइमरी है। तो मान रख दीजिए NP/NS बराबर हो जाएगा 1/20। तो NS/NP
NP बराबर हो जाएगा कितना, P/1, यानी ये हो जाएगा कितना, IP/IS हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में धारा का अनुपात जो होगा 20:1 होगा। आंसर हमारा जो होगा वो B होगा। ध्यान रखिएगा V1/V2 बराबर जो होता है N1/N2 बराबर जो होगा I2/I1 होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और V1 N1 और I1 जो है ये प्राइमरी टर्म का है, और V2 N2 I2 जो है वो सेकेंडरी टर्म के तरफ का सब कुछ है। H मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष में एक पिंड को छोड़ा जाता है, उसे जमीन पर पहुंचने के लिए T सेकंड का समय लगता है। T/2 सेकंड समय पर वह पिंड जो है वो कहाँ था, वह पिंड जो है वो कहाँ था। H1 बराबर जो यहाँ से हो जाएगा वो होगा हाफ G T1² पहला, क्योंकि U जो है पिंड को प्रारंभिक में कितना है, 0 है। H2 बराबर हो जाएगा हाफ G T2², ये सेकेंड इक्वेशन है। अब A को 2 से भागा दे देते हैं, यानी H1/H2 कर देते हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा वो T1² यानी T1/T2² है। अब प्रश्नानुसार निकाल लेते हैं। अगर मान लें कि H1 की जगह पर H रखते हैं, ये H2 हो जाएगा T², T2 की जगह पर क्या हो जाएगा T/2, क्योंकि क्या है T/2 सेकंड लगता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। H2 बराबर हो जाएगा H गुना T²/4 गुना T², तो ये कट जाएगा, H/4 मीटर आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा 11 के B, जमीन से H/4 मीटर पर। एक रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए उष्मा गति का प्रथम नियम क्या है। तो रुद्रोष्म प्रक्रम में जो होता है वो क्या होता है, dq बराबर जो होता है वो 0 होता है, और उष्मा गति का जो हमारा नियम है वो du बराबर dq माइनस dw है। dq 0 हो गया है, तो du बराबर जो होगा dw होगा। आंसर जो होगा माइनस में, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है, 12 के जो है वो C होगा। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर जो होगा वो डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो है वो नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए केवल डिश धारा का प्रयोग किया जा सकता है। एक निश्चित लंबाई के रस्सी का उपयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने के लिए किया जाता है। उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव होगा, क्या है, उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव क्या होगा, हमें ये देखना है। तो T जो होगा वो कितना होगा, mv/L के बराबर प्लस mg cos थीटा होगा। क्या है, mg cos थीटा होगा, यानी जो हमारा होगा वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम होगा। क्या है, वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है, C हो जाएगा। जैसे जैसे अगर मान लिया कि वस्तु पृथ्वी पर ऊपर की ओर जाती है तो वस्तु का वेग जो v है वो घटता जाता है, और कोणीय विस्थापन जो है वो ये थीटा जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और थीटा उच्चतम बिंदु पर जाके कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। 180 डिग्री होता है जो कि न्यूनतम होगा, तो वृत्त के शीर्ष पर रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव न्यूनतम होगा। अगर मान रखेंगे तो T बराबर mv²/L प्लस जो होगा mg cos 180 डिग्री, और ये जो मान हो जाता है वो mg हो जाता है, यानी T बराबर जो हो जाएगा वो माइनस में होगा, तो mv²/L माइनस mg। तो आंसर हमारा कौन होगा, वृत्त के शीर्ष में न्यूनतम होगा। 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट के दो सेल समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो जो वोल्टेज का मान होगा वो क्या होगा। तो समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो मान होता है 1/v बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 होता है। तो 1/v बराबर 1/1.25 प्लस 1/0.75। जब इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1/v बराबर 0.75 प्लस 1.25 अब बटा 1.25 गुना 0.75। इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 1.2/1.25 गुना 0.75। क्या है, 0.75। v बराबर क्या होगा, उलट जाएगा, 1.25 गुना 0.75 बटा 2, यानी 0.468 आएगा। क्या है, 0.468 आएगा, यानी लगभग बराबर जो हो जाएगा इसके बराबर 0.5 वोल्ट के। 0.5 वोल्ट के आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा।
कुछ चीज़ें को हमेशा जो है याद रखना हो। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगर रेसिस्टेंस का हो, अगर आर के बारे में हो तो आर पैरेलल हो तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट होगा। अच्छा आर पैरेलल नहीं, आर सीरीज हो तो, और अगर पैरेलल में हो तो 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट। अगर कैपेसिटर में हो तो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तब ये होगा C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट। और अगर सीरीज में हो सीरीज में कैपेसिटर हो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 होगा। अगर वही इंडक्टर L की बात हो तो L जो है इंडक्टर L का, तो अगर सीरीज में हो तो ये होगा L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट। और अगर इंडक्टर पैरेलल में हो तो ये हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। यहाँ S जो लिखा गया है वो सीरीज है और P जो है वो पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। उसी तरह अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज का है तो अगर समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ हो, क्या हो, पैरेलल में, यानी VP में जोड़ा हुआ हो 1/VP बराबर जो हो जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2 डॉट डॉट हो जाएगा। और अगर सीरीज में जोड़ा गया हो V सीरीज में तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट होगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप याद रखिएगा। सीरीज पैरेलल का कई प्रश्न इससे जरूर रहते हैं और एक न एक प्रश्न तो हर सेट में ही देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना। माना कि ऊंचाई जो क्या है h है, आधार क्या है, आधार ऊंचाई का दुगना है यानी 2h है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना जो है वो ऊंचाई होता है। और क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 338। क्या है, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। h गुना 2h यानी h स्क्वायर बराबर 169 है। 2 से इधर भागा दे दिया, 169 आ गया। तो h बराबर कितना आ गया, 13। ऊंचाई यहाँ पर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। 4a और 16a के चतुर्थानुपाती 81 है। a का मान ज्ञात करना है। 4:a बराबर 16a अनुपात 81। क्या है, 81। तो a का हमें मान निकालना है। तो 16a स्क्वायर बराबर 4 गुना 81, a स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा, 4 गुना 81 बटा 16, 4 यानी 81/4 होगा। तो a बराबर होगा 9/2। क्या है, 9/2। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो सरल करना है। क्या है, सरल करना है। तो पहले जो है ब्रैकेट का करते हैं, छोटी कोष्ठ का, तो 14 गुना 14 ये करना है और इसमें से भागा देना है 13 गुना 14 को, यानी ये 13 गुना 14 बटा 14 गुना 14 है। तो ये तो कट जाएगा, 13/14 आएगा। लेकिन उसके बाद जो ये क्या है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये 14/13 का ये गुना किया गया। क्या है, ये गुना किया गया, क्योंकि ये भी देखना है हमें टर्म में। तो ये 14 और ये 14 भी कट जाएगा, ये 13 कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा सिर्फ ये 5 बचेगा। क्या है, 5 है। आंसर कौन सा हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। 10 मैचों के लिए एक गोल की संख्याएं ये जो है संख्याओं 1 3 2 5 8 6 4 7 1 और क्या है 5 है। तो माध्यिका हमें ज्ञात करना है। इसको हमें क्या करना है कि पहले जो है बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो आइए देखते हैं कि दिया हुआ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 1 जो है वो 2 बार दिया हुआ है। क्या है, 2 बार दिया हुआ है। n बराबर टोटल टर्म जो है वो कितना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है। क्या है, 10 है। n बराबर 10 है। n/2 बराबर जो होगा 10/2 यानी 5 होगा। तो माध्यिका जो हमारा होगा वो 5वां पद होगा प्लस 6ठा पद होगा बटा 2। 5वां जो है वो 4 है, 6ठा जो है 5 है बटा 2 यानी 4.5। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है, C है। अगला प्रश्न है कि P और Q अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 8 और 6 दिन में जो है वो पूरा करते हैं। क्या है, पूरा करते हैं। Q काम शुरू करता है और Q और P कार्य को खत्म करने के लिए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। P और Q के बीच पारिश्रमिक किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है
क्यू से शुरू होता है, फिर पी करता है, फिर क्यू करता है, फिर पी करता है, इस तरह जो है साइकिल चलता है। 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 24। इसकी जो क्षमता है वो 3 है और इसकी क्षमता जो है वो 4 है। क्या है? 4 है। अब कितने कितने दिन कार्य करते हैं? अगर दोनों मिल के यानी क्यू पी करेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 कार्य करेंगे, लेकिन लगेगा 2 दिन। क्या है? 2 दिन। अब यहाँ से अगर मान लिया कि 3 से गुना करते हैं तो ये भी 3 साइकिल ये चलेगा, तो कितना होगा? 6 दिन। सतिया ये 21 है। 21 काम तो हो गया। अब 24 में से जो है 21 घट जाएगा, बचेगा 3 काम। अब उसके बाद कौन करेगा? क्यू करेगा। क्यू की क्षमता क्या है? 4 है, यानी 3/4 जो है वो एक्स्ट्रा किया है। कौन किया है? क्यू किया है। यानी पी जो है टोटल 3 दिन काम किया है, क्यू जो है कितना दिन काम किया है? 3 दिन प्लस 3/4 दिन। तो ये हो गया 4 तिया 12 3 15, 15/4 दिन किया है। अब कह रहा है पारिश्रमिक किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो पी और क्यू द्वारा किए गए कुल कार्य क्या है? तो 3 दिन कार्य किया है 3 के क्षमता से, ये 15/4 दिन काम किया है 4 के क्षमता से। इसी अनुपात में तो पारिश्रमिक होगा, तो ये 4 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 9:15 हो जाएगा, यानी 3:5 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? बी होगा। ये होगा 20 का जो है आंसर आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। निम्न में से किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है तृतीय दृश्य। इन पिक्टोरियल व्यू में जो है वो तीनों दिखाया जाता है। चित्रीय प्रक्षेप में किसी वस्तु को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः आर्किटेक्चर तथा ड्राइंग कार्यों में जो है वो किया जाता है। क्या है? किया जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण पहचाने। रूढ़िगत निरूपण जो है वो पहचाने, ये किस तरह? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, स्टील है। क्या है? स्टील है। यहाँ पर कुछ को पहचानने के लिए देखना होगा कि ये किस तरह है। मान ले कि अगर ये इस तरह लाइनिंग दिया हुआ है तो ये स्टील का है। क्या है? स्टील है या मेटल है। अगर इस तरह कर दिया जाए तो स्टील या मेटल हो जाएगा। अगर ग्लास की बात है तो इस तरह रहेगा, बीच में थोड़ा सा इस तरह हैचिंग का किया हुआ रहता है। ये जो है वो क्या है? ये ग्लास का है। क्या है? ग्लास का है। अगर लिक्विड का रहता तो हाफ यहाँ पर भरा हुआ दिखता है इस तरह का, तो ये जो है वो लिक्विड का है। क्या है? लिक्विड का है। और अगर वुड का होगा, क्या है? वुड का होगा तो यहाँ पर इस तरह का लाइनिंग रहेगा, इस तरह कटिंग किया हुआ रहेगा। फिर ये हाफ इस तरह अपना क्या हुआ रहेगा, यहाँ पर भी तरह लाइनिंग, मैंने कुछ डिफरेंट रहेगा। ये जो है वो वुड का होगा। क्या है? वुड का होगा। तो आंसर हमारा यहाँ कौन सा है? ये सी, लकड़ी का है। शीर्षक खंड यानी टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? कहाँ टाइटल ब्लॉक जो है वो कहाँ बनाया जाता है? अगर सपोज दैट कि हमारा जो है वो ड्राइंग शीट यहाँ पर है, इतना है, ड्राइंग शीट ये है, तो हमारा जो टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। क्या है? यहाँ पे बनाया जाता है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? टी हो जाएगा। नीचे दाईं तरफ बनाया जाता है। नीचे जो है दाईं तरफ बनाया जाता है। और इसका साइज जो होता है वो कितना होता है? 185 mm गुना जो है 65 mm रखा जाता है। ये किसके अनुसार है? तो ये BIS के अनुसार जो है ये रखा जाता है। और शीर्षक खंड में ड्राइंग संबंधित लगभग पूरी जो है वो जानकारी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है वो क्या आएगा? तो आइए इसे बदल कर देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या है? 35 + 28 गुना 7 - 322 भाग जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 + 28 गुना 7 - 14 हो जाएगा। ये होगा 35 + 196 - 14 यानी 231 - 14 आ जाएगा आंसर 217। आंसर हमारा जो कितना आ जाएगा? 217 बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए जेड से जो है वो एक्स गया है। जेड से यहाँ पर एक्स है वो क्या है? -2 है। क्या है? -2 है। और एक्स से भी -2 है, बी से टी भी -2 है। तो टी से -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आर होगा। आर हमें 2 में मिल रहा है। तो बीच वाला में भी देखिए आर में आई है, तो हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। एम से जो है वो के गया है, एम से के गया है -2 है, के से आई गया है -2 है, आई से जी गया है ये भी -2 है, तो जी से -2 करेंगे तो ई होगा। तो आर ई हमारा
कौन सा ऑप्शन में है? ए में है। आंसर हमारा हो जाएगा 25 का ए। 26 है, एक निश्चित कूट भाषा में दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यहाँ से हमें निकालना है। कह रहा है कि ए गुना बी बट्टा सी माइनस डी है, यानी ए गुना बी बराबर जो होगा ए बी की पत्नी है, क्या है? पत्नी है। अब बी बट्टा सी जो हो जाएगा वो बी सी का क्या है? पिता है, क्या है? पिता है। बी सी का पिता है। सी माइनस डी बराबर होगा सी डी का जो है वो क्या है? भाई है, क्या है? भाई है। इससे निकल जाएगा ए और बी जो है पति पत्नी है, क्या है? पत्नी है। अब बी जो है वो पिता है किसका? सी का। और सी जो है वो भाई है किसका? डी का। हमें निकालना कौन सी है? बी का डी से संबंध, ये संबंध देखना है। तो ये हो जाएगा कौन सा? मैंने ये डी सी भाई है तो ये पिता है, तो ये भी पिता हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा 26 के सी होगा। चलिए देखना है कि तेजी से यानी शीघ्रता से, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो निष्क्रिय सक्रिय, क्या है? निष्क्रिय सक्रिय। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जिस प्रकार तेजी से और शीघ्रता से एक दूसरे के समानार्थी है, ठीक उसी प्रकार जो है एसीडी भी समानार्थी है। सच के सही प्राप्त करना के हासिल करना, विपत्ति के परेशानी। तो कहा इसमें जो कहता है निरूपण नहीं करता इस संबंध को, ये नहीं में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा बी होगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग है? क्या है? दी गई आकृति में जो है वो कितने वर्ग है ये देखना है। जब इसे काउंट कीजिएगा तो टोटल जो है वो इसमें 18 है, क्या है? 18 वर्ग है। इस तरह भी देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 है, तो हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, ये तो हमारे पास हो गया। और 1 2 3 4 प्लस 4 और आगे जोड़ दीजिए, टोटल जो होगा वो 18 होगा। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो क्या हो जाएगा? जहां से वो चली थी और फिर वापस आ जाती है तो क्या होगा? औसत जो होगा वेग वो 0 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। औसत वेग जो है वो 0 हो जाएगा। औसत चाल नहीं, औसत वेग, क्योंकि कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी स्थान पर आ जाती है। एक गतिमान वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो उस बिंदु का विस्थापन जो है वो 0 हो जाएगा। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा कुल समय, यानी 0/t। औसत वेग 0 हो जाएगा। केपलर सेकेंड का दूसरा नियम परिणाम है, क्या है? तो वह कोणीय संवेग संरक्षण का, क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत होती है, यानी dA/dt जो है वो क्या होता है? नियत होती है, क्या है? नियत होती है। नेक्स्ट है, एक घर्षण रहित मेज पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रही है। वस्तु को इसी वेग से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता क्या होगी? क्या है? बल की आवश्यकता क्या होगी? यानी द्रव्यमान m बराबर 2 kg दिया हुआ है, अब भी जो है 4 मीटर पर सेकंड जो है वो दिया हुआ है। अब वस्तु घर्षण रहित मेज पर एक निश्चित वेग से चल रही है, तो त्वरण a बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो जड़त्व के नियम के अनुसार जो होता है वस्तु तब तक इसी वेग से चलते रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो F बराबर जो होगा ma होगा। m जो है 2 है और ये 0 बराबर कितना होगा? 0 न्यूटन। आंसर जो हमारा होगा 31 के वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। एक बर्तन जिसकी रेखीय प्रसाद गुणांक जो है वो अल्फा है, द्रव से भरा हुआ है, द्रव का आयतन प्रसार गुणांक गामा है। यदि गर्म करने पर द्रव जो है वो बर्तन से बाहर निकल जाता है, तब जो होगा गामा ग्रेटर देन 3 अल्फा होगा। क्या है? गामा जो है वो ग्रेटर देन 3 अल्फा होगा। गामा और अल्फा में जो संबंध होता है वो क्या होता है? अल्फा बराबर β/2 बराबर गामा/3 होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? गामा/3, यानी 3 अल्फा बराबर गामा, ये जो है संबंध होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि गर्म करने पर द्रव बर्तन के बाहर निकल जाता है, तब द्रव का आयतन प्रसार गुणांक जो गामा है वो बर्तन के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से ज्यादा होगा। अल्फा से यहाँ जो है वो गामा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यही हो जाएगा हमें कि गामा ग्रेटर देन 3 अल्फा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। किस दिशा में स्थिति ऊर्जा घटती है? किस दिशा में? तो स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर, स्प्रिंग को जो है संपीड़ित करने पर जो है वो क्या होता है? स्थिति ऊर्जा जो है हमारा क्या होता है? घटती है।
अगला प्रश्न है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज प्रतिशत? तो 10 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 30%। और वही 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज प्रतिशत कितना हो जाता है? 33.1% हो जाता है। तो ब्याज का प्रतिशत अंतर क्या होगा? ब्याज का जो है प्रतिशत अंतर जो होगा वो क्या होगा? तो होगा 33.1 माइनस 30 हो जाएगा, यानी 3.1% हो जाएगा। तो अभिष्ट अंतर बराबर कितना हो जाएगा? अभिष्ट अंतर बराबर जो हमें निकालना है 2000 के 3.1% निकाल लेना है। ये हो जाएगा कितना? 62 रुपया के बराबर हो जाएगा। कितना? 62 के बराबर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करना है। अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 2500 है। 2500 है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 2500 गुना 110, क्योंकि 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 2750। अब वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा 2750 बटा 88 गुना 100 हो जाएगा 3125 रुपया। क्या है? 3125 रुपया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड यानी सॉफ्टेस्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2B है। क्या है? 2B है। ऑप्शन में जो है ये 2B है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा पेंसिल का एक विशेष महत्व होता है। बी ग्रेड की पेंसिल हमेशा नरम होती है। यह बी से 7B तक के ग्रेड में उपलब्ध होता है। HB तथा बी ग्रेड की पेंसिल का उपयोग रिकॉर्ड कार्यों में किया जाता है। चलिए अगला है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा जो है वो फ्रेंच बर्ग कर्व है? फ्रेंच बर्ग कर्व इसमें कौन सा है? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। इसका प्रयोग अनियमित आकार बनाने में किया जाता है। फ्रेंच जो वक्र है यानी फ्रेंच कर्व जो है वो इसका जो अनियमित आकार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह लगभग 10 सेटों में उपलब्ध होता है। यह प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है, मुक्त हस्तरेखा चित्र फ्री हैंड ड्राइंग के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा A4। क्या है? A4। और इसका आकार कितना होता है? आकार भी कई बार पूछ लिया जाता है। 210 गुना 297 मिलीमीटर होता है। क्या है? 210 गुना 297 मिलीमीटर होता है। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। क्या है? असंगत को हमें चुनना है कि कौन सा यहाँ पर से है। K, N, X और R है। K का स्थानीय मान क्या होता है? 11। N का स्थानीय मान क्या होता है? 14। X का स्थानीय मान होता है 24। R के स्थानीय मान होता है 18। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि सभी सम संख्या और K जो है वो विषम संख्या है, क्योंकि इसका स्थानीय मान जो है वो 11 हो रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष प्रश्न देखते हैं। कुछ U जो है वो C है, कुछ यहाँ U है जो है C है। ये U है और ये C है। उसके बाद क्या है? कोई L जो है C नहीं, कोई L जो है वो C नहीं है। C नहीं हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है। अगला निष्कर्ष से देखते हैं। कुछ L जो है वो U है, कुछ L जो U है, लेकिन हमें पता नहीं है ये हो सकने वाला, तो ये नहीं भी हो सकता, तो ये गलत है। कुछ C जो है L नहीं है, कुछ C L नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यह हमारा सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है कि कथन एवं निष्कर्ष का कुछ किताबें कलमें है। अगर मान लिया कि ये क्या हो गया? किताब। क्या है? किताब। कुछ किताबें जो है वो क्या है? कलम में है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से कलम। क्या है? कलम है। सभी कलम क्या है? पेंसिल है। सभी जो है वो कलम पेंसिल है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पेंसिल का। क्या है? पेंसिल का। उसके बाद कह रहा है कि कोई पेंसिल मार्कर नहीं है। मार्कर जो है वो यहाँ हो जाएगा। क्या है? मार्कर। चलिए, कुछ किताबें कलमें नहीं है, कुछ किताबें जो है वो कलमें नहीं है, कुछ है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो निष्कर्ष गलत है।
कोई कलम जो है, कोई कलम मार्कर नहीं है, कोई कलम जो है वो मार्कर नहीं है, ये हमारा जो हो जाएगा सही है। देख लीजिए कोई कलम जो है यहाँ मार्कर में नहीं है, क्योंकि पेंसिल अगर नहीं है तो वो कलम भी नहीं होगा, तो ये हमारा सही है, कोई कलम मार्कर नहीं है। आंसर जो हमारा 46 का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट है 47 नंबर, बगीचा, फूल, पुस्तकालय, क्या हो जाएगा, तो बगीचा में बहुत सारे फूल होते हैं, तो पुस्तकालय में बहुत सारे क्या होते हैं, पुस्तकें होते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आइए इसको देखते हैं कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। तो उसी तरह अगर मान लिया कि A गुना B देखेंगे, A गुना B, तो क्या हो जाएगा, A जो है B की क्या हो जाएगा, B की माँ हो जाएगा। B भाग C बराबर हो जाएगा B C का पिता है, क्या है, B C का पिता है। C माइनस D बराबर हो जाएगा C D की बहन है, क्या है, बहन है। और D प्लस E बराबर हो जाएगा D E का भाई है, क्या है, भाई है। और E माइनस F जो हो जाएगा E F की बहन है। अब इसके अनुसार हमें बनाना कि A जो है वो माँ है किसकी, B के, और B जो है वो पिता है किसकी, C के, और C जो है वो बहन है किसकी, D का। D जो है वो भाई है किसका, E का, और E जो है बहन है किसका, F का। अब हमें संबंध देखना है कहाँ पे, तो E का A से, यानी A से देखना है कहाँ, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये संबंध हमें देखना है, ये हमें संबंध क्या है निकालना है। तो हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटे की बेटी हो जाएगा, क्या है, अगर यहाँ पर हो जाएगा बेटा और उसकी ये बेटी हो जाएगा, तो आंसर हमारा कौन सा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि यदि गति ऊर्जा दुगनी हो जाए तब संवेग में विभिन्नात्मक परिवर्तन है। कह रहा है गति ऊर्जा अगर दुगनी हो जाए तो गति ऊर्जा और संवेग का संबंध क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो P2 बाई P1 बराबर KE2 बाई KE1 के अंडर रूट में है। तो KE2 बराबर हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2KE। ऐसा ये प्रश्न में दिया हुआ है, क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर गति ऊर्जा दुगनी हो जाए तो, यानी 2KE1 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये P2 बाई P1 बराबर हो जाएगा 2KE1 बटा जो है यहाँ पर KE1 के अंडर रूट, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा P2 बाई P1 बराबर √2/1 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा क्या है, तो संवेग में विभिन्नात्मक परिवर्तन क्या होगा, तो ये हो जाएगा P2 बाई P1 बराबर √2 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। एक साइकिल सवार जो है वो 7.2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है जिसकी ढलान 1 से 20 है। साइकिल और सवार जो है का कुल द्रव्यमान जो है 100, कुल द्रव्यमान कितना है, तो कुल द्रव्यमान दिया हुआ है 100 किलोग्राम। तो साइकिल सवार की शक्ति क्या होगी हमें निकालना है। आइए देखते हैं कि किस तरह का, इस तरह ये ढलान है, कहाँ पे क्या है, ये ढलान है, यहाँ हो जाएगा ये ढलान है। यहाँ पर अगर हम mg लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये नीचे mg है, यहाँ पर जो लगेगा mg साइन थीटा लगेगा, ये जो है वो mg साइन थीटा नहीं, सॉरी mg कॉस थीटा। यहाँ पर जो लगेगा ये लगेगा mg साइन थीटा, और यहाँ पर ये नॉर्मल जो लग रहा है वो आर के, और ये जो है वो थीटा डिग्री है, क्या है, थीटा। अब साइकिल सवार का वेग कितना है, 7.2 किलोमीटर पर आवर, यानी 7.2 गुना 5/18 कर दीजिए, इससे क्या है मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड। अब पहाड़ी का ढलान जो है 1 से 20 है, यानी साइन थीटा बराबर कितना है, 1/20 है, क्या है, 1/20 है। अब क्या है, साइकिल सवार द्वारा पहाड़ी पर चढ़ने में लगाया गया बल कितना लगेगा, अगर इधर करेंगे ये F लगाएंगे तो क्या है, F बराबर जो होगा mg साइन थीटा के बराबर, क्योंकि नीचे जो है mg साइन थीटा लग रहा है, तो mg साइन थीटा के बराबर। साइकिल सवार की शक्ति P बराबर क्या होता है,
एफ इंटू भी, क्या है एफ इंटू भी। तो ये हो जाएगा, एफ के जगह पर लगा देना है एम जी साइन थीटा रख देना एफ की जगह पर। अब भी तो है ही, तो एम जो है वो 100 है, जी जो कितना है 9.8 है, साइन थीटा जो है वो कितना है 1/20 है, क्या है 1/20। भी जो हमारा कितना आया था 2 आया था, यहाँ पर 2 आया था। जब इसे सब गुना करेंगे तो ये 98 वाट आएगा, क्या है 98 वाट। दो फार्मूला को ध्यान रखिएगा, P बराबर एफ गुना भी, एफ बराबर एम जी साइन थीटा। इसलिए लग रहा है कि जो नीचे की तरफ जो ये लग रहा है वो क्या है, वो एम जी साइन थीटा लग रहा है, यहाँ पर ये एम जी लग रहा है, ये एम जी कॉस थीटा ये हो रहा है। तो यहाँ पर जो एफ चढ़ने के लिए जो ढलान पे होगा वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 98 वाट, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर। 100 ग्राम द्रव्यमान के एक कण को 5 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कण के ऊपर जाने के समय के दौरान गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो भी स्क्वायर बराबर जो होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh से ऊपर पहुंचने पर क्या हो जाएगा, भी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। ऊर्ध्वाधर गति में कण द्वारा की गई ऊंचाई क्या होगा? तो h बराबर जो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, क्या है यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम क्या करें 5, ये हो जाएगा स्क्वायर बटा 2 गुना 9.8 हो जाएगा, क्या है 2 गुना 9.8 यानी 25/2 गुना 9.8। अब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डब्लू कह रहा, गुरुत्वीय द्वारा किया गया कार्य, तो डब्लू बराबर जो होगा mgh कॉस थीटा होगा, क्या है कॉस थीटा, यानी 0.1 जो हो गया 100 ग्राम ग्राम में कह रहा, तो 0.1 kg हो गया। उसके बाद क्या है 9.8 हो गया जी का मान, एच का कितना है 25/9.8 गुना 2 कॉस 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सीधे फेंका जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है -1 होता है। तब यहाँ पर जब करेंगे सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -0.1 9.8 9.8 कट गया, ये जो हो जाएगा 25/2, क्या है 25/2। कॉस 180 डिग्री का मान तो -1 है इसलिए -1 रखें, ये हो जाएगा -1.25 जूल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? लेंज का नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा का। लेंज का नियम क्या है, तो जब किसी कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली के पास वाला सिरा भी उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जो चुंबक के पास आने का विरोध करता है, क्योंकि दोनों समान ध्रुव बन जाते हैं जो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, अर्थात कुंडली चुंबक के पास आने का जो है वो विरोध करती है। अगला प्रश्न है कि प्रदर्शित परिपथ में ए तथा के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो हमारा लाइनिंग होगा ये यहाँ पर होगा, क्या है यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइनिंग जो है यहाँ पर आके जुटेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये होगा ये बी होगा, यहाँ पर कोई अपने मन से जो हम दे देते हैं सी, और यहाँ पर जो देते हैं डी, क्या है सी या डी दे देते हैं। तो डी जो हमारा पॉइंट है वो एक लाइनिंग यहाँ पर वायर से जुटा हुआ है, तो डी भी इसी पॉइंट को कहते हैं, और सी से जो वायर जुटा हुआ है बी इधर, तो इसको भी हम सी कह सकते हैं। अब यहाँ से हमें देखना है कि ए से सी गया है तो कितना है 9 ओम का है, ए से हमारा जो है वो सी गया है तो ये 9 ओम का है। सी से डी गया है, यानी सी से डी गया है तो ये भी जो है वो 9 ओम का है, और डी से बी गया है, क्या है डी से बी गया है तो ये भी हमारा 9 ओम का है। तीनों जो है यहाँ पर पैरेलल हो गया है, तो ए और बी के बीच जो है वो 9 ओम का पैरेलल में 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 ले लीजिए, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/9 बराबर हो जाएगा 1/3, r बराबर जो आ जाएगा वो 3 मान हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये प्रश्न में जो होगा यहाँ पर के जगह पर ये लाइन जो है वो यहाँ जुटा होगा, क्या है यहाँ जुटा हुआ होगा। आंसर हमारा होगा डी। 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में तो होता है 60 सेकेंड, क्या है 60 सेकेंड।
10⁻⁻6 बराबर होता है 1 माइक्रो, क्या है, माइक्रो सेकेंड होता है, क्या है, सेकेंड। तो 60 सेकेंड बराबर होता है कितना, 60/10⁻6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 60 गुना 10⁻6 माइक्रो, माइक्रो जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, यानी 6 गुना 10⁻7 हो जाएगा, 6 गुना 10⁻7 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, बी हो जाएगा, 54 के क्या है, बी हो जाएगा। अगला है, जब एक स्क्रू जैक के हैंडल को 8 बार घुमाया जाता है तो लोड 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यदि हैंडल की लंबाई जो है 0.5 मीटर है तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा। तो स्क्रूज के लिए जो है MA जो होता है वो कितना होता है, भार बटा आयास होता है, क्या, भार बटा आयास। और ये हो जाएगा कितना, तो आयास की भुजा, आयास जो हो जाएगा, आयास भुजा बटा भार भुजा, क्या है, भार भुजा, यानी भार भुजा बराबर हो जाएगा कितना, कुल दूरी, क्या है, कुल दूरी बटा घूर्णनों, क्या है, घूर्णनों की कुल संख्या, क्या है, कुल संख्या हो जाएगा, यानी 10 गुना 10⁻2 मीटर बटा कितना है, 8 है। तो MA बराबर जो हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.5 गुना 8 बटा 10 गुना 10⁻2 गुना 1। L बराबर जो है वो क्या है, 0.5 मीटर है, और यहाँ पर जो था आयास भुजा वो कितना था, 2 पाई L था, क्या है, 2 पाई L। यहाँ से MA निकल गया, तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 80 पाई के बराबर, कितना, 80 पाई के बराबर, डी हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित को हल करना है, क्या है, हल करना है। तो 256 प्लस 25.6 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.025 जब इसे सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 284.441 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों में 12,705 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या होगा। तो 2 वर्षों में CI परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 कितना होता है, 21% होता है। 2.5 वर्षों में CI परसेंटेज कितना हो जाता है, 21 प्लस 5 प्लस 21 गुना 5/100 कितना हो जाएगा, 27.05% हो जाएगा। 2 वर्ष में तो 21 है, फिर 5 और परसेंटेज जो है आधा वर्षों में, तो ये हो जाएगा 27.0%। तो मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन गुना 100 प्लस 27.05/100 तो हो जाएगा 12705 गुना 100/127.05 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन के बराबर होगा, क्या है, मूलधन के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा मूलधन निकल जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 10,000 आ जाएगा, क्या है, 10,000। अब अर्धवार्षिक दर हो जाएगा कितना, 10/2 यानी 5% हो जाएगा। और 2 वर्ष क्या है, 2 वर्ष कितना होगा, CI परसेंटेज जो होगा 2 अर्धवर्ष यानी 1 वर्ष है, तो CI परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो 2 अर्धवर्ष है, क्या है, अर्धवर्ष है। तो CI परसेंटेज जो हो जाएगा 5 प्लस 5 गुना 5/100 यानी 10.25%। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हो जाएगा 10,000 के कितना, 10.25/100 यानी 1025। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी। अगला है 35 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक पट्टी को पिघलाकर 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया जाए, तार की लंबाई कितनी होगी। तो प्रश्न से करा कि L गुना B गुना H बराबर हो जाएगा πr² H, बस इसे इक्वेट कर देना है। 35 गुना 11 गुना 20 बराबर 22/7 R² 0.7/10 गुना 0.7/10 गुना H। यहाँ से H के मान निकालिएगा कैलकुलेट करके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। 5 पर कितना हो जाएगा, 5 शून्य, क्या है, 5 शून्य हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसे मीटर में बदल देते हैं तो 5000 मीटर आ जाएगा, क्या है, 5000
मीटर आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। अगला है दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1.3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है? 5:8 है, ये 5x हो गया, ये 8x हो गया। 5x माइनस जो है वो क्या है? 15। क्या है? 15। दोनों पहली संख्या में 15 घटाया जाए, 15 घटा दिए, और दूसरी में जो है वो 18 जोड़ दिए तो हो गया कितना? 1/3। बस इसी को हल करना है। 15x माइनस 45 बराबर 8x प्लस 18। तो 7x बराबर हो जाएगा 45 प्लस 18 बराबर 63। x बराबर कितना है? 9 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? तो 8x माइनस 5x बराबर 3x। x के जगह पर 9 रख दीजिए, 9 27। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत जो है वो कम है? माना कि बी की आय जो है वो कितना है? 100 है। ए की आय जो होगा वो कितना होगा? 100 प्लस 20, 120 हो जाएगा। सी की आय जो हो जाएगा वो क्या होगा? ए प्लस बी के गुना 100 माइनस 55 अब बटा 100 हो जाएगा, यानी 220 गुना 45 बटा 100, यानी कितना? 99 के बराबर होगा। तो ए माइनस सी बराबर 120 माइनस 99 कितना होगा? ये 21 होगा। तो अभिष्ट कमी जो हो जाएगा, कमी परसेंटेज बराबर 21 बटा एक कितना में? 120 में, तो ये हो जाएगा 17.5%। क्या है? 17.5%। बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया पेपर पे। क्या है? अमोनिया का जो है वो पेपर पे। सब इससे पहले बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग के ऊपर पेपर रखकर इंक पेन द्वारा इस ड्राइंग की नकल की जाती है, इसलिए इसे ब्लूप्रिंट कही जाती है। क्या है? ब्लूप्रिंट कही जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद सीट का प्रयोग जो है अधिकतर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चित्र में प्रदर्शित ड्राइंग बोर्ड के एक्स भाग का नाम बताइए। जो एक्स यहाँ पर ये भाग है उसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं इवोनी वर्किंग एज। क्या है? इवोनी। इसका आंसर होगा 62 का, वो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। क्या है? 62 के सी। और ये जो दोनों जुड़ा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, इसको बोलते हैं बैटेंस। क्या है? बैटेंस बोलते हैं। क्या है? बैटेंस बोलते हैं। और ये जो है हमारा, ये सब देख रहे हैं, ये क्या है? तो ये है स्ट्रिप्स है। क्या है? स्ट्रिप्स। क्या है? स्ट्रिप्स है। ये है स्ट्रिप्स है। A2 ड्राइंग सीट का क्या परिमाण होता है? A2 ड्राइंग का, तो A2 ड्राइंग का जो होता है वो 420 बाई 594 मिलीमीटर होता है। क्या है? 420 बाई 594। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है A0 अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो होता है परिमाण कितना होता है? 841 गुना 1189। ये तब हुआ जब ट्रिम्ड साइज है। क्या है? ट्रिम्ड साइज है। ट्रिम्ड साइज है। और एक और होता है जो अनट्रिम्ड है। क्या है? अनट्रिम्ड साइज। अनट्रिम्ड साइज है तो इसका जो होता है 880 गुना 1230। ज़्यादातर के ट्रिम का ही पूछता है। A1 का अगर हम बात करते हैं 594 गुना 841 होता है। यहाँ पर जो है ए नोट का जो चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई होता है वो A1 के लंबाई के बराबर होता है। क्या है? लंबाई के बराबर होता है। इसी तरह ये बढ़ते जाता है। अगर मान लिया कि A2 की हम बात करते हैं तो 594 क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा लंबाई, और इससे चौड़ाई तो कम होगा, तो ये है 420। A3 की अगर हम बात करते हैं तो 420 जो हो जाएगा ये इसकी लंबाई हो जाएगा, इससे कम जो हो जाएगा वो क्या है? चौड़ाई हो जाएगा। इसी तरह A4 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा 297, और ये इधर जो हो जाएगा कितना? 210। A5 की अगर हम बात करें तो इसका 210 जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई 148 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि एक अधिकारी बैठक बुलाकर और शर्तों पर चर्चा करने से कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच का विवाद सुलझ जाएगा। निष्कर्ष, दोनों कंपनियां इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजी नहीं है। दूसरा, कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच एक टेंडर को लेकर विवाद है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है हमारा सही हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए।
चलिए वेन आरेख से देखते हैं पीला सूरज और रंग में क्या हो जाएगा। तो सूरज तो सबसे अलग हो जाएगा और उसके बाद जो है रंग के अंदर पीला होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं सूरज है और ये पीला है। अब बाहर वाला को क्या बोलते हैं, रंग के अंदर ही आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। कथन है डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका है पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन है। निष्कर्ष शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टरों के रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है। तो ये हमारा सही है। 66 का जो हो जाएगा डॉक्टरों का रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है, ये भी सही नहीं है। सिर्फ जंक फूड से ही रोजगार नहीं चल रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ना तो एक पालन कर रहा है ना ही दो। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। क्या है 66 के जो है वो बी होगा। कथा अनुसार दोनों के निष्कर्ष लागू नहीं होगा क्योंकि सही नहीं है। पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन करने से सारे डॉक्टर बेकार हो जाएंगे और डॉक्टर के रोजगार का मुख्य स्रोत जंक फूड है, ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न, यदि शरद को सर्दी कहा जाता है, सर्दी को गर्मी कहा जाता है, तो कह रहा है किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र पहनते हैं सर्दी में और सर्दी को कहा जा रहा है गर्मी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 67 के ए हो जाएगा। प्रश्न है क्या डिग्री को अब नौकरियों में चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। तर्क, हाँ इसमें कॉलेजों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। नहीं, प्रत्येक नौकरी के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताओं की आवश्यकता होती है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जो है केवल दोष पुष्टि करता है, ये न्यूनतम योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो बी हो जाएगा। कुएं से पानी खींचने के लिए पुली सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सरल मशीन है, क्योंकि जो है यह आयास के अध्यारोपण के लिए दिशा बदल देता है और पानी खींचना जो है वो सुविधाजनक हो जाता है। क्या है, सुविधाजनक हो जाता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, केवल सेकेंड जो सत है। यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा, ये जो है बगल है। एकल स्थिर पुल्ली का यांत्रिक लाभ जो होता है वो कितना होता है, एक के बराबर होता है। क्या है, एक के बराबर होता है। एक द्रव जिसका घनत्व पारा के घनत्व का दुगना है बैरोमीटर में द्रव के रूप में भरा जाता है। तो पहले बैरोमीटर में मापा गया वायुमंडलीय दाब वर्तमान में खाली स्थान सेंटीमीटर होगा। एक वायुमंडलीय दाब पारा की ऊंचाई कितना होता है, 76 सेंटीमीटर है। तो वायुमंडलीय दाब P बराबर एच रो जी होता है। एच गुना रो जो है वो क्या होता है, नियत होता है। क्या है, नियत होता है। तो यहाँ से हो जाएगा H1 रो 1 बराबर H2 रो 2। H जो है H2 बराबर होगा H1 रो 1 बाय रो 2 हो जाएगा। अब H1 जो है वो 76 है, रो 1 तो यही है। ये जो है कह रहा है कि घनत्व दुगना कर दिया गया है, यानी 2 यहाँ पर जो हो जाएगा 2 रो 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है जो रो 2 है उसको डबल कर दिया तो ये कट गया, ये हो गया 38 सेंटीमीटर। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण खाली स्थान होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो ये जब 90 डिग्री पर होगा तभी जो है प्रेरित धारा जो है वो मैक्सिमम होती है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चालक तार का प्रतिरोध जो है वो क्या है, 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ के समान लंबाई को लेकिन उसके पहले वाले की 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। R1 बराबर दिया हुआ है कितना, 15 ओम दिया हुआ है। R2 जो हमें कह रहा है कि वो R1 का 3 है। R बराबर फार्मूला होता है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रो एल बाई एरिया जानते हैं, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर है। यानी जो हमारा है R जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r के स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ यहाँ कांस्टेंट है। तो R1 बाई R2 बराबर जो हो जाएगा R2 बाई R1 के स्क्वायर। R1 जो है वो 15 दिया हुआ है, R2 हमें निकालना है। यहाँ पर ये R1 बाई 3 इंटू 1/R1 के स्क्वायर। R1 कट गया, 1/3 के स्क्वायर जो हो जाएगा। यहाँ R2 बराबर हो जाएगा कितना, ये 3 तिया के 9, 15 गुना 9। क्या है, 15 गुना 9, 9 5 5 बाकी 4 9 4 13 135 ओम। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, और इसका आंसर हो जाएगा कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की अगर लंबता हो 90 डिग्री पर हो तो वो मैक्सिमम होता है। क्या है, मैक्सिमम होता है। हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादकों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके हम इसे कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, बल्ब में प्रवाहित होने वाला धारा कितना है। पी जो है वो कितना है, 100 वाट का है
उसके बाद कह रहा है कि V जो है 220 वाट, तो P बराबर होता है V बटा I, तो I बराबर होगा P बटा V, यानी 100 बटा 220 यानी 0.45 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो लगभग 7 और भागफल 7 शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? माना कि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x प्लस 1627 है। x प्लस 1627 बराबर x गुना 7 प्लस 157 हो जाएगा। प्रश्न से तो यही कह रहा है, तो 6x बराबर हो जाएगा 1627 माइनस 157 बराबर 1470। x बराबर हो जाएगा 1470 बटा 6 बराबर 245। अब अंकों का योग करना है तो 2 प्लस 4 प्लस 5, 5 9 2 11। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 77 है, निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है। यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,000 है तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 80%। क्या है? 80% जो है प्रश्न से 80% बराबर दिया हुआ 1,20,000। क्या है? 2002 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 80%, तो 1% बराबर जो हो जाएगा वो 1500 के बराबर। तो 100% बराबर जो हो जाएगा क्या है? ये हो गया 1500 पे 2 शून्य कर दीजिए तो 1,50,000। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। दो संख्याओं का लसा और मासा क्रमशः दिया हुआ है 42 और 7, उनमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा लसा गुना मासा बटा पहली संख्या, 7 7 से कट जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। यह दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज एफडीई और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए बराबर 70 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा जो है वो सत्य है? अगर त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एफडी सर्वांग है, एफडी ए बी बराबर डी एफ बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो कौन सी बराबर कौन ई बराबर हो जाएगा कितना? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, ये होगा 50 डिग्री। तो डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर और कौन ई बराबर जो होगा 50। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसे अरेंज कर देना है, आरोही क्रम में कर देते हैं। तो बढ़ते क्रम में 10, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 30 और 35। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। 9 टर्म में जो क्या है 4 अपना इधर से हटा दीजिए और 4 इधर से हटा दीजिए, बीच वाला कौन बच गया? 21। तो मध्य पद ही माध्यिका होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। टी स्क्वायर में अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षैतिज रेखाएं। टी स्क्वायर जो होता है वो इस तरह का बना हुआ होता है, इस तरह का हमें मिलता है। टी स्क्वायर जो होता है वो इस तरह का होता है। तो हमेशा जो लगभग है वो क्षैतिज रेखाएं खींचा जाती है। किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? तो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। अगला है लकड़ी को प्रदर्शित करने के लिए रूढ़ी है, इसमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी जो हो जाएगा वो लकड़ी को प्रदर्शित करने वाला है। यहाँ जो ये है ये वाटर का है। क्या है? ये वाटर का है। और ये जो है ये क्या है? यहाँ इस तरह की अगर लाइनिंग है उसको टीन भी कह सकते हैं, ये टीन है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और लकड़ी का जो होता है वो किस तरह का कह सकते हैं कि आप इस तरह इसे एक हो गया इस तरह है बना भी हो, तो ये लकड़ी का रहता है। आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र रेखा, सेंटर लाइन के रूप में निम्न में से जो है कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सेंट्रल लाइन जो है रेखा प्रयोग किया जाता है वो ए हो जाएगा। ड्राइंग के मध्य में खींची गई लाइन को सेंटर लाइन कहते हैं। इस ड्राइंग में सुराख एवं झिर्री की दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये लाइन पतली होती है। क्या है? पतली होती है। अब मोटी लाइन को जो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में सेल्फिश को इस तरह लिखा जाता है तो मॉनिटर को कैसा लिखा जाएगा? तो एस से देखिए यहाँ पर एस से क्या किया गया है वो टी किया गया है, तो यहाँ पर क्या गया है? +1 किया गया है।
लेकिन ई से क्या है, एक माइनस एक किया गया है तभी डी आया है। अगला जो होगा एल से क्या है, एम है, तो एल से एम जो है वो प्लस एक किया गया है। यानी यहाँ पर जो हमारा सीरीज चल रहा है प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक चल रहा है। तो उसी तरह मॉनिटर को कर देते हैं, एम का प्लस एक जो हो जाएगा वो एन हो जाएगा, ओ के माइनस एक एन हो जाएगा, उसी तरह एन का प्लस एक ओ हो जाएगा, आई के प्लस एक जो है अति आई का माइनस एक एच हो जाएगा। तो इस तरह हमें जो निकल के आएगा एन एन ओ एच, उसके बाद होगा यू एन एस, आंसर हमारा जो होगा सी होगा। चलिए अगला है, दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या से कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर देखना कि विषम संख्या युग्म कौन सा है। 6 और 4 में संबंध देखते हैं। अगर 6 को 2 से भागा देते हैं तो 3 आता है, उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 4 आ जा रहा है। अगर उसी तरह 20 को 2 से भागा देंगे तो 10 प्लस 1 11 आ जा रहा है। 12 को 2 से भागा देंगे 6 प्लस 1 7 आ रहा है। 15 को 2 से भागा देंगे 7.5 आएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे 8.5 आएगा। आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर हमारा जो हो रहा है वो डी हो जाएगा, यानी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह होगा। अगर मान ले कि जेड बीच बीच में हर जगह है, तो यहाँ पर एक जेड एक्स को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर एक का और होना चाहिए, यानी यहाँ एक्स होना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लिया कि ये जेड है तो यहाँ पर एक्स होगा, इसको अलग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो एक्स आ गया। अब ये किस लाइन से है, जेड एक्स को सीधे अलग ही कर देते हैं, ये हो गया, यहाँ पर ये अलग हो गया। यहाँ जेड आएगा तब जेड एक्स है। अगर ये इस तरह करते हैं तो यहाँ भी एक पैटर्न देख रहे हैं, भी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी है तो यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ जो है वो क्या है, भी आ जाएगा, भी अभी हो जाएगा, तो यानी सी भी होगा। यहाँ पर भी है, तो अगर मान लिया कि सी से यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ डी हो जाएगा। यहाँ जो है देखिए, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, ये पैटर्न एक एक बढ़ रहा है, डी हो गया, डी से ई हो गया, ई से जो यहाँ होगा वो एफ होगा। तो इस तरह के हम देखते हैं कि कितने यहाँ नया वर्ड आए हैं। तो भी हमारा हुआ है, एक्स आया है, डी रखे हैं, जेड रखे हैं, बी रखे हैं, एक्स रखे हैं, एफ रखे हैं। आंसर जो हो जाएगा वो 86 के ए होगा, बी एक्स डी जेड बी एक्स एफ। आंसर कौन सा होगा, वो ए होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। 1:7 को कर सकते हैं, 1 गुना 2 बराबर 2, 2 के क्यूब करेंगे तो 4 4 दूनी 8, माइनस 1 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 3 100 कितना है 215, यानी 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, उसमें से 1 घटाएंगे 215 आ जा रहा है। 4 गुना 2 करेंगे क्या होगा 8 होगा, 8 के क्यूब करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना 8 के क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, उसमें से 1 घटाएंगे 511। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। शब्द जो है प्रैक्टिकल, आगे से पीछे दोनों दिशाओं में से कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। PARTIC जो है L और E है। यहाँ पर से चेक करना है, अगर हम P से पढ़ते तो PQR यहाँ पर हमें मिल जाता है, PQRSTUVW नहीं मिल रहा है। उसी तरह CDE एक ये मिल रहा है, इसे क्या है एक, ये दो ही हमारा मिल रहा है, बाकी आप कहीं भी देखिएगा अगर पीछे में तो नहीं मिलेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करने की चालक की प्रवृत्ति खाली स्थान कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध कर रहा है यानी रोक रहा है, तो क्या कर रहा है प्रतिरोध कर रहा है, चालक की प्रवृत्ति प्रतिरोध कहलाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, क्या है चुंबकीय क्षेत्र का जो है ये करता है। तर्जनी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, जो बीच वाला उंगली है 3 उंगली होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो उंगली है वो क्या होता है मोशन का, क्या है मोशन का, और ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो है वो करंट का है, करंट का। बीच वाला उंगली जो है ये करंट का है, ये तर्जनी है और ये अंगूठा है। इनमें से किसका उपयोग परिपथ को विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा स्विच। स्विच से आप या तो विच्छेदित कीजिए या परिपथ को चालू कीजिए, आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित में किस गैस के सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की वजह से अम्ल वर्षा होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, क्या है, नाइट्रोजन। यदि वर्षा जल का पीएच मान जो होगा वो 5.6 से कम हो तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, क्या है, अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। परनोद का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन, क्या है, थ्रस्ट का जो होता है वो न्यूटन होता है। कार्ज और जूल का कितना होता है? कार्ज और ऊर्जा का जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है, क्या है, जूल होता है। और शक्ति का तो जानते ही हैं क्या होता है? वो वाट होता है, वाट होता है। तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या है? तरंग वेग का, इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, क्या है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक विद्युत बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा 0.4 किलोवाट घंटे है, तो ऐसे ही 5 बल्बों द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कितना होगा? तो 0.4 गुना 5 कर दीजिए, 520, 2 किलो वाट आवर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा आंसर। अगला है, यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो जाने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है तो मिश्र धन क्या होगा? तो मूलधन जो हमारा है ये क्या है? 6500 है। अब वार्षिक दर जो है वो 10% है। अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 10/2, 5% हो जाएगा, यानी इसको 120 कह सकते हैं। और समय जो हमारा है वो समय 2 वर्ष दिया हुआ है, इसे कह सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 4 छमाही हो जाएगा, क्या है, 4 छमाही। अगर मान लिया कि मूलधन और ये है मिश्र धन, क्या है, मिश्र धन, अगर ये 20 के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 20 + 1 यानी 20 × 21 के पावर 4, ये हो जाएगा 4 शून्य 16 पर, ये 1 9 4 4 8 1 हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना होगा? 6500 गुना 1 9 4 4 8 1 बटा 1 6 0 0 0 0। बस इसको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा 7900, क्या है, 7900 आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न के अनुपात 17:21 के प्रत्येक पद में से कितना घटाने पर प्राप्त अनुपात 7:9 के बराबर हो जाएगा? यानी 17 में से ए और 21 में से ए घटाएंगे तो 7/9 आ जाएगा। बस यही हल करना है। 153, क्योंकि एक कांस्टेंट घटाना है तो 153 - 9 ए बराबर 147 - 7 ए, 2a बराबर 6, ए बराबर होगा 3। आंसर हो जाएगा सी। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं के माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? तो 50 + 50 + 50 गुना 50 बटा 100 यानी 100 + 100, 100 + 25 यानी 125%। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो है वो 3 शेष बचता है। अब 8 का जो अगर गुणज करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 होता है। 12 का अगर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 होता है। और 16 के जो होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है। तो यहाँ एलसीएम जो होगा लसा वो कितना होगा? 48 हो गया। अर्थात अब 7 के गुणज देखना है तो 48 प्लस जो हो जाएगा 48 गुना के, सॉरी के तक में 3 जो है हमें शेष भी बचता है, तभी तो 7 का ये गुणज होना चाहिए। अब के का मान जो अगर हम 3 लेते हैं तो कितना होता है? 48 गुना 3 + 3 यानी 144 + 3 बराबर 147। आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है? सी हमारा आ रहा है, क्या है, सी हमारा आ रहा है। 100 नंबर है, एम का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण जो है वो 12x² + mx + 6 बराबर 0 के मूलों का अनुपात जो है वो कितना हो जा रहा है? तो वो 2:3 हो जा रहा है। अब यहाँ कह रहा है मूल क्रमशः 2 दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है? 2a और 3a। मूलों का योग बराबर जो होता है 2a + 3a बराबर क्या होता है? -b/a यानी हो जाएगा -m/12। तो 60a बराबर -m हो जा रहा है। मूलों का गुणनफल यानी 2a गुना 3a बराबर जो हो रहा है c/a हो रहा है, यानी 1/2 हो रहा है। तो 6² बराबर हो जाएगा 1/2। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 1/12। a बराबर हो जाएगा ±1/2√3 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये इतना आ गया, मान रख दीजिए इसमें ±60 गुना 1/2√3। ये m का मान आ गया -m का। यहाँ से देखिए ये मान रख दिए हैं। m बराबर हो जाएगा 30 गुना √3 बटा √3 गुना √3
यानी 10√3, केवल m का मान जो है वो धनात्मक हो, m का धनात्मक, केवल m का मान धनात्मक हो, 10√3। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।